हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्रामीण प्रवेश का ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में भी हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं ग्रामीण प्रवेश के। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनजातीय समाज और कृषक समाज में। अगला क्वेश्चन कौन सा है, छोटे खसकों का मापन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, साधारण चेल से। अब यहां पर जो वर्ड है खसकों, यानी खसका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भूमि मापन के दौरान यानी सर्वेक्षण के दौरान जो दो रेखाएं होती हैं, तो दोनों रेखाओं के पार्श्व में स्थित बिंदुओं और आकृतियों की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो सर्वेक्षण रेखा होती है उससे दूरी नापी जाती है। इस प्रकार जो पार्श्व दूरी नापी जाती है उस पार्श्व दूरी को क्या कहते हैं, उसको खसका कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि छोटे खसकों का मापन होता है किससे, तो साधारण चेन से छोटे खसकों का मापन होता है, यानी ये भी एक तरह की क्या होती है, पार्श्व दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या थी, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या था कि जो भी भूमिदार था, जो भी किसान था, वो अपनी भूमि का स्वामी था, जो सरकार को लगाम देने के लिए उत्तरदायी होता था। और भूमिदार जो है, जो भी किसान होता था, उसके पास भूमि को रखने और उसको बेचने का अधिकार होता था। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो सर टॉमस मुनरो थे, ये कौन थे, तो ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। और ये जो रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था है, इसे पहली बार कब लागू किया गया था, तो सन 1792 में। ध्यान रखना है, 1792 में इसे लागू किया गया था। और गवर्नर जनरल कौन था, तो सर टॉमस मुनरो उस टाइम पर मद्रास के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व अधिकारी के। ध्यान रखना है कि जो लेखपाल के पास कागजात होते हैं तो उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो उसमें राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार द्वारा नियोजित योजना। यानी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसी वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है, यानी राज्य सूची में है या संघ सूची में है या समवर्ती सूची में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची। दोस्तों, सूची क्या मतलब है, सूची यानी 3 तरह की सूची है भारतीय संविधान में, इसका प्रारूप दिया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यानी कार्य क्षेत्र को वितरित किया गया है सूचियों के माध्यम से। अब जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आएंगे तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो राज्य सरकार है वो इस पर कानून बनाएगी। जो संघ सूची है उसके अंतर्गत जो भी विषय होंगे तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है दोनों इस पर कानून बना सकती हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, समवर्ती सूची में अगर कोई मतभेद होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, तो उसमें जो फैसला माना जाएगा वो केंद्र सरकार का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्न में से किससे संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 31B, उसमें क्या बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अब क्या क्या प्रावधान है इसमें, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों का विधि मान्य किए जाने से संबंधित। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित। और अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से
संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो प्रावधान है वो 31 बी में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो टॉमस मुनरो ने शुरू की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था, तो पश्चिम बंगाल ने यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जिला प्रशासन के स्तर है। देखिए जिला प्रशासन के स्तर यहां पर पूछे गए हैं, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। यानी जिला प्रशासन के जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं? तो जिला है, उपखंड है और तहसील, ये जिला प्रशासन के स्तर हैं। अब यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि जो जिला है तो इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो जिले का प्रमुख होता है जिलाधीश या जिला कलेक्टर, ये जो है प्रधान होता है। अब यहां पर जो उपखंड है तो उपखंड का कौन प्रमुख होगा, कौन इसका प्रधान होगा? तो इसका उपखंड अधिकारी या एसडीओ कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एसडीओ शब्द, तो एसडीओ जो है वो उपखंड के प्रमुख होते हैं। और जो यहां पर तहसील है तो तहसील का प्रमुख कौन होता है? तो तहसीलदार तहसील का प्रमुख होता है। ठीक है, तो तीनों ध्यान रखने हैं और ये जिला प्रशासन के स्तर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जिला दंडनायक होता है, तो जिला दंडनायक कौन होता है? तो जिला कलेक्टर जो है जिला दंडनायक होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही क्या कहते हैं? जिला दंडनायक। अगला क्वेश्चन है, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भू राजस्व तथा कृषि। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य क्या है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि भू राजस्व और कृषि, क्योंकि जो आयकर है, बिक्री कर और उत्पादन कर, ये जो है राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसे राज्य सूची में रखा गया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, किसके पास रहता है पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड? तो ये रहेगा पटवारी के पास, यानी लेखपाल के पास जो है ये सारा रिकॉर्ड रहता है उसके इलाके का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरोमीटर। और दोस्तों यहां पर जो जरीब है, हमने आपको कल बताया था कि जरीब का मतलब क्या है? चेन। तो इसका भूमि मापन में प्रयोग किया जाता है, प्रमुख यंत्र होता है। कंपास का प्रयोग किया जाता है दिशा मापने के लिए, तो इसमें भी भूमि के मापन में इसका उपयोग होता है। और थियोडोलाइट क्या होता है? तो ये जो है भूमि मापन में कोण नापने के लिए यूज किया जाता है। तो तीनों यहां पर भूमि मापन में सहायक उपकरण होते हैं, लेकिन जो बैरोमीटर है इसका उपयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है, क्योंकि बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया था कि भूमापन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भूमि की पैमाइश कौन सा विभाग करेगा? राजस्व विभाग यहां पर करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 100 संख्या होती है मीट्रिक जरीब में। दोस्तों जरीब कितने प्रकार की होती है कल हमने आपको बताया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो जरूर देखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी जो क्वेश्चन कराए गए थे वो बेहद ही महत्वपूर्ण थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं? तो 100 कड़ियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्वांशी। अब दोस्तों विश्वांशी ये क्या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों एक विश्वांशी बराबर कितना हो जाएगा आपका? एक विश्वांशी के बराबर होता है 20 कचवांशी। एक विश्वांशी बराबर होता है 20 कचवांशी। यहां पर ध्यान रखना है विश्वांशी, हम आपको यहां पर लिख देते हैं एक विश्वांशी।
विश्वांसी। एक विश्वांसी बराबर कितना होता है? तो 20 कंचवांसी। और कंचवांसी का मतलब क्या है? तो एक कंचवांसी की अगर बात की जाए तो 20 उनवांसी। ये शब्द ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एक विश्वांसी कितने बराबर होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 20 कंचवांसी तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहां पर बात की जाए कि एक कंचवांसी कितने बराबर होता है, तो एक कंचवांसी होता है 20 उनवांसी के बराबर। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों जो ये बिस्वा है, अगर बिस्वा की बात की जाए कि बिस्वा की अगर बात करें तो बिस्वा का मतलब क्या हुआ? तो एक जो बिस्वा होता है उसमें 20 विश्वांसी होती है, यानी एक बिस्वा की अगर बात की जाए तो एक बिस्वा में होती है 20 विश्वांसी। एक बिस्वा में 20 विश्वांसी। ठीक है, ध्यान रखना है कि एक बिस्वा बराबर होता है 20 विश्वांसी और एक विश्वांसी बराबर होता है 20 कंचवांसी। क्लियर? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उत्तर प्रदेश में जो भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? विश्वांसी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेक्टेयर। दोस्तों हेक्टेयर की अगर बात की जाए कि एक हेक्टेयर बराबर कितने मीटर होते हैं, अगर मीटर में बात की जाए तो 10,000 वर्ग मीटर होता है एक हेक्टेयर में। ठीक है, अगर एकड़ में इसकी माप देखी जाए कि एक हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होते हैं, तो 2.47 यानी 2.47 एकड़ जो है एक हेक्टेयर बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये बनता है कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़, तो आप 2.47 एकड़ लगा देंगे। अगर मीटर में आता है तो 10,000 वर्ग मीटर एक हेक्टेयर बराबर होता है और ये भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरीब का। यानी जरीब का मतलब क्या हुआ? चेन का। यहां पर क्या पूछा गया कि पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो जरीब यानी चेन का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चन, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि यहां पर आपकी कितने करेक्ट हुए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।